टाइम्स गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3 टाइम्स ओम और शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आंखों के थ्रू अपनी बॉडी में प्रवेश कराएंगे और सहजता से अपनी आंखों को खोलेंगे और एक चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे। धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्लास में जो डिस्कस किया था, एक आहार पकाने का पोषक तत्वों पर प्रभाव। ठीक है, कि जब हम जो आहार हम बनाते हैं, मतलब पकाते टाइम, उसके पोषक तत्वों पर क्या इफेक्ट होता है। फिर उनके अनाज को संग्रहण की विधियां, ये सब डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है भोजन की रासायनिक संरचना, अर्थात जो भोजन हम लेते हैं, जो आहार हम लेते हैं, उसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और क्या उनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन से विटामिन, मिनरल्स, जो भी सब हमारे आहार में प्रेजेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। भोजन की शारीरिक रचना, नाम से क्लियर हो रहा है। शारीरिक क्रियाएं करने के लिए भोजन ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मोटर कार की गति के लिए पेट्रोल या सतत क्रियाशील रहने के लिए मोटर के विभिन्न पुर्जों की भांति हमारे शरीर के अवयव भी खिंचते व खींचते व नष्ट होते रहते हैं, यानी कि उनमें क्षति होती रहती है। ठीक है, जब हम कोई काम करेंगे या फिर जो हमारी बॉडी है, उसके जो बॉडी पार्ट्स में क्षति आएगी, जैसे टिश्यूज बनते रहते हैं, हमारी सेल्स बनती बिगड़ती रहती है, तो जो ये क्षति होती है, सबकी पूर्ति कहाँ से होती है? हमारे भोजन से होती है। ठीक है, संक्षेप में भोजन निम्नलिखित कार्य करता है। अब क्या क्या कार्य करता है भोजन, इसके अकॉर्डिंग इसमें वर्गीकरण दिया हुआ है कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन हमारे शरीर में होता है। भोजन का वर्गीकरण। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो हम आहार ले रहे हैं, उसके पोषक तत्वों को उसके कार्य के अनुसार, कार्य के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, शरीर विकास, वृद्धि एवं जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, यानी कि वो कौन से पदार्थ होते हैं
जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। नंबर 2, शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व। वो कौन से पोषक तत्व हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर में जो क्षति आती है उनकी मरम्मत होती है। और नंबर 3, स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पदार्थ, यानी कि जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होती है, हमारा शरीर किसी बीमारी से ग्रसित होता है, तो वो कौन सा आहार या कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके कारण हम उन रोगों से अपने शरीर की रक्षा कर पाते, या फिर वो खनिज पदार्थ हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अब देखते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। सबसे पहले है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख स्थान है, यानी कि इसको मैक्सिमम क्रियाशील माना गया है कि ये हमारे शरीर को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है हमारा? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और हमारा ऑक्सीजन होता है। इनकी रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की अपेक्षा प्राय डबल होती है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 ही, ऑक्सीजन से जस्ट डबल। ये 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2, स्टार्च देने वाले और शर्करा देने वाले। ठीक है। अब स्टार्च देने वाले कौन से होते हैं हमारे? ये पॉलीसेकेराइड होते हैं जो गेहूं, चावल, चना, जौ तथा विभिन्न दालों में पाए जाते हैं। और शर्करा देने वाले कौन से होते हैं? ये मोनो तथा डाइसेकेराइड्स होते हैं जो चीनी, गुड़, मीठे फल आदि से उपलब्ध होते हैं। जो हमारे स्टार्च देने वाले होते हैं ना, पॉलीसेकेराइड्स, वो टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं, लेकिन जो शर्करा वाले होते हैं वो टेस्ट में मीठे होते हैं। और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें? जैसे गन्ने की सुक्रोज, अंगूर में ग्लूकोज, अन्य फलों में फ्रक्टोज, और दूध में क्या होता है? दूध में हमारे होता है लैक्टोज, जिसके कारण हमारा दूध टेस्ट में हमें मीठा लगता है। फल और सब्जियों में सेलुलोज पाए जाते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स जो है, ये क्या टर्म है? मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ग्लूकोज से बने होते हैं। जबकि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल होता है हमारा ग्लूकोज का, मोनोसेकेराइड, और जब जब वो चेन में बनते हैं, यानी कि एक से अधिक आकर जब वो जुड़ जाते हैं, तब वो हमारे पॉलीसेकेराइड्स अणु बनाते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्व होता है आहार में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, यह कार्बन, जैसे इसमें लिखा है, पढ़ा है हमने, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के योग से बनता है। इसकी ये 2 टाइप्स का होता है, एक शर्करा और दूसरा हमारा स्टार्च। ये दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स देखने में तो भिन्न होते हैं, दोनों भिन्न होते हैं क्योंकि एक पॉलीसेकेराइड्स है और एक मोनो या डाइसेकेराइड्स है, लेकिन दोनों का कार्य एक ही है। अर्थात क्या फंक्शन होता है इन दोनों का? शरीर का टेम्परेचर एवं एनर्जी की उपलब्धि तथा शरीर एनर्जी की उपलब्धि, यानी कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराना। कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है वह शरीर में जठराग्नि से जलकर गर्मी पैदा करता है, जिससे शरीर में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है। कहते हैं ना कि शरीर को के कार्य करने में कौन हेल्प करता है, कौन एनर्जी देता है, तो वो यही कारण होता है। ये 2 लाइन्स है, आप इसको नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको इजी रहेगा समझने में। आप नोट करें, कार्बोहाइड्रेट्स में
जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है लिख रहे हैं आप लोग ना? जी मैम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है वह शरीर में जठराग्नि से जलकर गर्मी पैदा करता है, जिससे शरीर में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है। मैम जठराग्नि आगे? से जलकर गर्मी पैदा करता है, जिससे शरीर में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है मैम फिर एक बार मैम। शुरू से बोलना है? हाँ मैम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है वह शरीर में जठराग्नि से जलकर गर्मी पैदा करता है, जिससे शरीर में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थों से वसा वाले पदार्थों की अपेक्षा चर्बी कम बनती है और इसका ऑक्सीजन के साथ मेल होने के कारण यह अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा शीघ्र डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो फैट वाले पदार्थों की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो पदार्थ होते हैं उससे हमारे शरीर में जो फैट होता है, जो चर्बी होती है वो कम बनती है और ऑक्सीजन के साथ मेल होने के कारण यह अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा जो इसका डाइजेशन होता है वो भी शीघ्र होता है। नेक्स्ट है हमारा फैट। वसा भी ऊर्जा का प्रमुख साधन है। जो हमारा फैट है, वसा है, वो भी क्या है? हमारा ऊर्जा का प्रमुख साधन है। वसा की प्राप्ति दो प्रकार से होती है और ये भी किससे मिलकर बना होता है? वसा हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कैसे कैसे हमें मिलता है? वनस्पति वसा और पशुओं से वसा। मतलब एक हमें वनस्पति से मिलती है और दूसरी हमें जो फैट मिलती है वो एनिमल से मिलती है। वनस्पति से जैसे हमें तिल का तेल, सरसों का तेल, क्योंकि जो मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो हमारे फैट की कैटेगरी में आते हैं। नारियल का तेल, मूंगफली का तेल आदि वनस्पति वसा है। और एनिमल फैट कौन सी होती है? जैसे फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल, एनिमल्स की फैट, पशुओं की चर्बी, अंडे की जर्दी, दूध, दूध में भी हमारा फैट होता है, घी और मक्खन यानी कि बटर भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे एनिमल फैट में आते हैं। ठीक है। और क्या क्या होता है? क्या है हमारी वसा? जैसे इसमें बताया गया है वनस्पति दो से मिलती है और पशुओं से मिलती है, जैसे प्राणी जन्य और वनस्पति जन्य। दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर, गोश्त, मछली, चर्बी, अंडा प्राणी जन्य तथा काला तिल, सरसों, महुआ, सोयाबीन, जैतून, अखरोट, मूंगफली, बादाम, वो सभी जो तेल होते हैं वो हमारे वनस्पति जन्य कहलाते हैं। इन पदार्थों में नाइट्रोजन नहीं होता है। वसा वाले पदार्थों से भी शरीर को क्या मिलता है? हमारे शरीर को फैट वाले पदार्थों से भी ऊर्जा। ताप
हाँ, ताप और शक्ति की ही उपलब्धि होती है और इससे हमारा जो शरीर होता है वो सुडौल, चिकना और सुंदर भी होता है। लेकिन अगर ये हम इसको जरूरत से ज्यादा ले लें तब ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, वसा वाले उस वक्त भी अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो वसा वाले प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो उस वक्त भी अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं जब उनका सेवन करने वाला नियमित रूप से, कहते हैं ना कि अगर आप एक्सरसाइज करते, आप व्यायाम करते हैं, अगर आप योग प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप वसा ले भी ले तो वो आपका उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है ना। यानी कि वसा वाले उस वक्त भी अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं जब उनका सेवन करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करे। उस हालत में ये पदार्थ पचते भी खूब है। यह इसीलिए होता है कि व्यायाम करने से ऑक्सीजन का जो इनटेक होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं शरीर में, उस टाइम अधिक करते हैं, है ना, जिससे कार्बोनिक एसिड गैस अधिक तैयार होती है जो वसा वाले पदार्थों द्वारा अधिक शक्ति उत्पन्न करने में कारण बनती है। ठीक है, परिश्रमी को वसा वाले पदार्थ अवश्य खाना चाहिए। जो अधिक परिश्रमी होते हैं, जैसे जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है ना, जैसे आप देख लो जो हमारे यहाँ जो जैसे लेबर का आप एग्जांपल लो, जो लेबर होती है, मजदूर होते हैं, या फिर जो खेतों में किसान काम करता है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है ना, तो उनको कहते हैं कि उनको अत्यधिक मात्रा में वसा वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ड वर्क इतना करते हैं तो उनका जो वो वसा है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उसी सिद्धानुसार युद्ध में सैनिकों को भी चर्बी वाले खाद्य पदार्थों को अधिक दिए जाने का नियम है। और जैसे वसा, अगर वसा की कमी या अधिकता से क्या होता है, अगर हम इसको फैट को ज्यादा ले लेना तब भी गड़बड़ है, और अगर कम ले तब भी हमें हानि पहुंचाता है। इस तत्व की कमी या अभाव से हमारा जो शरीर होता है वो असुंदर हो जाता है, बेडोल हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है, हम मोटे हो जाते हैं और निर्बल हो जाता है। साथ ही साथ इसकी अधिकता से शरीर मोटा, भद्दा, रोगी और बेडोल हुए बिना नहीं रह पाता। मैम, चर्बी चढ़ने वाला वो शरीर में कौन कौन से आ रहा है? पार्डन, क्या कह रहे हैं आप? मैम, चर्बी चढ़ने वाला वो शरीर में कौन कौन से आ रहा है, मतलब अच्छा जैसे जिससे मोटापा होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ हमारा होता है ना, हाँ, यही हमारा डिस्कस हो रहा है अभी। जो फैट होता है, फैट का डाइजेशन ना, देखो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो फैट को हमने पढ़ा था कि ये स्टमक से लेके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, मतलब ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि जो फैट होता है हमारा एक तरह से संचित भोजन होता है, स्टोर भी रहता है, यानी कि उसको हम अगर पहले जो हमारे शरीर में स्टोर्ड है वो ही हमारा यूज नहीं हो पाया हमारी बॉडी के द्वारा, और उसको एक्स्ट्रा और ले लें तो उससे तो अधिक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर वही है, चर्बी चढ़ेगी, मोटा बेडोल हो जाएगा, हम अच्छे से प्रॉपर हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। तो जो ये फैट को मेन सोर्स माना गया है इसका। नेक्स्ट है हमारा शरीर का निर्माण एवं पोषक करने वाले पदार्थ। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा जो एनर्जी प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ हमारा और हमारा फैट हुआ, वसा हुआ। अब शरीर का निर्माण कौन करते हैं हमारे पोषक तत्व। भोज्य पदार्थों से प्राप्त तत्वों की रचना अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिकों से हुई है, जिन्हें भोजन में पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ हैं उनसे जो प्राप्त पोषक तत्व हैं उनकी रचना अनेक प्रकार के, जो पोषक तत्व है वो किससे बने हैं हमारे, अनेक प्रकार के रासायनिक यौगिकों से। अब उनको डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिन्हें भोजन में पोषक तत्व कहते हैं। ये जो रासायनिक यौगिक है इनको ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व, जिन्हें अंग्राकित प्रकार से, अब उनको आगे एक्सप्लेन किया है, किस तरह से एक्सप्लेन किया है, इनको भी 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। नंबर 1,
शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। और सेकंड है हमारा शक्तिवर्धक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जल और वसा, ये हमारा डिस्कस हो चुका है। और स्वास्थ्यवर्धक जो स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखते हैं, रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, वो होते हैं मिनरल्स, ठीक है, और विटामिन्स, हमारे खनिज, लवण और विटामिन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स की प्रोटीन्स क्या है और क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन का रासायनिक संगठन अत्यंत जटिल है। यह कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गंधक यानी कि सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि 18 एलिमेंट्स तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अमीनो एसिड्स। यानी कि जो प्रोटीन्स है वो हमारे अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है। कुछ को छोड़कर अधिकांश प्रोटीन घुलनशील है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं। अब जो प्रोटीन होती है वो भी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? एक जंतु से और दूसरी वनस्पति प्रोटीन। ठीक है, जंतु प्रोटीन कौन सी होती है? दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है ये ए वर्ग की है, यानी कि ये हमारी हुई एनिमल प्रोटीन। सेकंड है हमारी वनस्पति प्रोटीन, जैसे गेहूं, जौ, चना, चावल, मटर, सेम, हरी पत्ती वाली सब्जियां से प्राप्त जो प्रोटीन होती है वो देर से पचने के कारण भी बी वर्ग में पाई जाती है। यानी कि हमारे प्रोटीन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए और बी। अब नेक्स्ट है हमारा है खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स। प्रोटीन को थोड़ा मैं और बता देती हूँ कि क्या हमारे प्रोटीन का यूजेस होता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, थोड़ा और बताऊंगी एक्स्ट्रा, तो इससे क्या होगा ना, आपको जो आपके सिलेबस में है वो भी आपको लर्न रहेगा, और आपको उस टाइम जब ये पढ़ोगे तो वो चीजें क्लिक हो जाएगी माइंड में, है ना, और उससे अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, लिख पाओगे, आप समझ पाओगे, क्योंकि ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ा रोल है हमारे आहार में इनका। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से हमारा शरीर न यो हानि हमारे शरीर पर मांस न हो। यदि यह न हो, जो प्रोटीन ना हो, तो हमारे शरीर पे यानी मांस ही ना हो। इस तत्व का मुख्य कार्य शरीर के मांस और झिल्लियों को बनाना है। यानी कि ये हमारे जो हमारी बॉडी पे मेम्ब्रेन है और जो ये मांस है, इसका जो बनता वो हमारे प्रोटीन से बनता है। सभी शारीरिक यंत्रों की क्षति पूर्ति, यानी कि जो हमारे शारीरिक यंत्र है वो घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं, उनकी क्षति की जो क्षति होती रहती है, उनकी पूर्ति और पुष्टि कहाँ से होती है? प्रधानतः प्रोटीन से ही होती है। इसी से इसका एक नाम मांस गठक भी है। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं हमारे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस के संयोग से हमारा प्रोटीन बनता है। ये लिखा भी था ना, डिस्कस किया था मैंने। और क्या यूजेस होते हैं प्रोटीन के हमारे आहार में? जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ तथा जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनके लिए प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है। यूं तो इस काल में और भी बहुत से तत्वों की आवश्यकता होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर जब बच्चे की ग्रोथ होती है, और भी बहुत तत्वों जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, पर सबसे अधिक जो आवश्यकता मानी गई है वो हमारे प्रोटीन की होती है। क्योंकि प्रोटीन को क्या कहा गया है? प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है, और गर्भ नए शरीर का निर्माण करता है ना, इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों के लिए भी उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता स्वाभाविक है। प्रोटीन की कमी, यानी कि यदि प्रोटीन कम हो जाएगा या फिर अधिक हो जाएगा तो उससे क्या होगा?
अधिकता या कमी से क्या हानि होगी? जिस प्रकार प्रोटीन की कमी से शरीर को हानि होती है, उसी प्रकार इस तत्व के अधिक सेवन से भी शरीर को क्षति पहुंचती है। उदाहरणतः इसकी अधिकता से, अगर हम प्रोटीन की अधिकता यदि हमारे शरीर में होगी तो हमें लीवर और किडनी, हमारी जो लीवर है और जो किडनी है वो कमजोर हो जाएगी और इससे हमारी आयु कम हो जाती है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते लेंगे हम अब आगे अपने खनिज लवण। शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से, अब क्या कार्य होता है खनिज लवण का हमारे शरीर में? शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से संचालन तथा स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों का विशेष महत्व है। ठीक है, यानी कि जो शरीर के अंग है उनको वो सुचारू रूप से उनका संचालन हो पाए, वो स्वस्थ रह पाए, उसके लिए खनिज लवणों का विशेष महत्व है। और कौन कौन से खनिज लवण हैं? जैसे फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन व मैग्नीशियम आदि हैं। ठीक है, लेकिन इन तत्वों में से कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फास्फोरस। और मिनरल्स वैसे होते क्या है हमारे? ठीक है, जैसे ये सब फास्फोरस, लोहा, ये क्या है और इनका कार्य क्या होता है? जो लवण होते हैं वो रक्त शोधक खाद्य भी उनको जो होते हैं ना प्यूरिफाई करते हैं, वो फूड रक्त शोधक खाद्य भी हम इनको कहते हैं। इनमें कुछ विशेष उद्देश्य लवण भी शामिल है, जैसे इमली में पाए जाने वाले लेक्ट्रेट और टार्ट्रेट लवण, नींबू में पाए जाने वाला सिट्रेट लवण तथा कुछ सब्जियों में पाए जाने वाला एसिटिक लवण। प्रकृति ने ऐसे बहुत से खनिज पदार्थों को पृथ्वी पर भर रखा है जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वनस्पतियां उन्हीं से खनिज लवण जीवन रस के रूप में प्राप्त करती है ना, लेती है पहले और फिर अनाज रूप में किसे देती है? हमें देती है। अनाज रूप तरकारियों और फलों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर हमें लाभ पहुंचाते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक लवण खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। ये लवण खाद्य द्रव्यों के माध्यम से आसानी से शरीर में पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, जब हम फूड लेंगे, आहार लेंगे तो उसमें जो खाद्य पदार्थ लवण होंगे तो वो हमारे शरीर में आसानी से चले जाएंगे। खाद्य पदार्थ जब प्राकृतिक दशा में खाए जाते हैं तभी उनमें स्थित लवणों को पूरा हमारा शरीर जो होता है उनका पूरा लाभ उठा सकता है, क्योंकि जो अधिक यदि भोजन को हम अधिक पका दे तो ये लवण क्या होते हैं ना, नष्ट हो जाते हैं। ये लवण खाद्य पदार्थों को उबालकर उनका पानी फेंक देने से शरीर को इन लवणों के लाभ से वंचित रह जाना पड़ता है। कई बार कहते हैं ना कि कोई चीज बॉयल की है और उसका पानी उतार के फेंक दिया कि जो उसमें आवश्यक मिनरल्स थे वो तो चले ही गए, तो ये उसी को यहाँ पे बताया गया है। ये खनिज लवण बिना पकाए भोजनों या प्राकृतिक खाद्यों जैसे कच्ची साग सब्जियों, फलों आदि में अधिक परिमाण में रहते हैं। इसलिए लवणों का पूरा लाभ उठाने के लिए ऐसे ही भोजन करना चाहिए। अब हम फास्फोरस को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम को अत्यधिक वैल्यू दी गई है कि इनका क्या क्या रोल है, महत्वपूर्ण रोल बताया गया है। अब पढ़ेंगे फास्फोरस। यह अस्थियों तथा दालों के निर्माण हेतु सहायक है। जो हमारा फास्फोरस है, स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखने में इसका विशेष महत्व है। यह रक्त को भी शुद्ध करता है। शरीर में जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उसका 1/4 भाग जो होता है फास्फोरस होता है। इसकी प्राप्ति मांस, कलेजी, अंडे, मछली, दूध, दही, पनीर और सेब से होती है। इसके अतिरिक्त ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और वेजिटेबल्स जैसे पालक, आलू, गोभी, मूली, गाजर से भी फास्फोरस मिलता है। ठीक है, अब मैं फास्फोरस के आपको कुछ लाभ लिखवाऊंगी, आप लाभ लिखेंगे।
फोस्फोरस की शरीर में उपस्थिति में मस्तिष्क सदा तरोताजा, अगर हमारे खाद्य में भरपूर मात्रा में फोस्फोरस है तो इससे क्या होता है, हमारा मस्तिष्क सदा तरोताजा और चैतन्य रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है। स्नायु नाड़ी संस्थान स्वस्थ और क्रियाशील रहते हैं। इंद्रियां अपना कार्य उत्तमता के साथ करती है। धमनियों में रक्त का संचार, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो सुचारू रूप से होता रहता है। बाल काले और चमकदार बने रहते हैं तथा हमारी जो अस्थियां होती है वो सुदृढ़ बनी रहती है फोस्फोरस से। नेक्स्ट हमारा है लोहा यानी कि आयरन। लोहा जो होता है वो रक्त की, ब्लड की लाल कणिकाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके लाल जो इससे आयरन से क्या होता है, लाल रक्त कणों यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। समस्त शरीर में 1/10 औसत लोहा होता है। लोहा जो होता है यकृत, मांस, अंडे की जर्दी में अधिकता से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और किस किस चीज में मिलता है, ये दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, सलाद, पुदीना, टमाटर, और ये गुड़ और आंवले में भी, जो गुड़ और आंवला है वो भी आयरन का क्या है, एक अच्छा स्रोत है ना। तो जो लोहे के लाभ होते हैं हमारे शरीर में, क्या लाभ होते हैं, लोहा प्रदान खाद्य पदार्थों के सेवन से, आप लिख लीजिए इसको ना, ज्यादा नहीं है, दो तीन लाइनें हैं। के तो लिखवा दो एक बार। अच्छा चलो मैं फोस्फोरस के भी लिखवाती हूँ, लिखिए। फोस्फोरस शरीर में फोस्फोरस से मस्तिष्क सदा तरोताजा और चैतन्य रहता है। फोस्फोरस से मस्तिष्क सदा तरोताजा और चैतन्य रहता है। स्नायु नाड़ी संस्थान स्वस्थ और क्रियाशील रहते हैं। मैम एक बार नाड़ी कौन, हाँ, स्नायु नाड़ी संस्थान स्वस्थ और क्रियाशील रहते हैं। इंद्रियां अपना कार्य उत्तमता के साथ करती हैं। और धमनियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता रहता है। बाल काले और चमकदार बने रहते हैं तथा दांतादि यानी कि जो हमारे दांतों की अस्थियां, बोन्स होती है, वो भी क्या होती है, सुदृढ़ बनी रहती है फोस्फोरस से, अगर हमारे आहार में फोस्फोरस उचित मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब लोहा जो है आयरन, उसके लिख लेते हैं। लोहे के तो बहुत, आयरन तो के लाभ लिख लेते हैं, क्या होते हैं। लोहा प्रदान खाद्य द्रव्यों के सेवन से लोहा प्रधान खाद्य द्रव्य है, उनके सेवन से शरीर की जीवन शक्ति बढ़ती है।
जिससे भूख खूब लगती है। रक्त शुद्ध बनता है। जिससे गालों, नखों, ओठों में ललाई छा जाती है एवं शरीर की कांति बढ़ती है। मैम भूख लगती है। हाँ, खूब भूख लगती है। जो हमारा ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो शुद्ध बनता है। कहते हैं ना कि किसी के जो चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, वो रेड रेड हो जाते हैं, कि इसके अंदर ब्लड की हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, रक्त शुद्ध बनता है जिससे गालों, नखों, ओठों में ललाई छा जाती है एवं शरीर की कांति बढ़ती है। ठीक है, और लोहे की और क्या एक खासियत है, इससे हमारे जो शारीरिक की सारी क्रियाएं करने की, ये हमारे शरीर को शारीरिक क्रियाएं करने की शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। लोहा ही वह तत्व है जो मांसपेशियों में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस पहुंचाकर विष तुल्य कार्बन द्योदिस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल फेंकने में शरीर की सहायता करता है। लिख लीजिए इसको भी, लोहा ही वह तत्व है जो लोहा ही वह तत्व है जो मांसपेशियों में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस पहुंचाकर विष तुल्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल फेंकने में शरीर की सहायता करता है। ठीक है, आगे चले। मैम फिर से थोड़ा। ये जो लास्ट लाइन है, हाँ मैम, जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस पहुंचाकर, यानी कि जो लोहा है, लोहा ही वह तत्व है जो मांसपेशियों में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस पहुंचाकर विष तुल्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल फेंकने में शरीर की सहायता करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल फेंकने में शरीर की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है हमारा? यह अस्थियों तथा दालों के निर्माण में भाग लेता है और उनको स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हृदय पेशियों में भी होता है और मांसपेशियों में भी। कैल्शियम तंत्रिका तंत्र और शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए परम आवश्यक है। इसकी आवश्यकता वयस्कों की अपेक्षा बालकों को अधिक होती है, जो कैल्शियम होता है। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो हमारा अस्थियों का, बोन्स का सत्व होता है। उसके बिना हमारी बोन्स की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, है ना। कहते हैं ना कि जब कोई बच्चे होते हैं, जैसे वो छोटा सा कहीं वो कोई फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर कहीं छोटी हाइट से गिर गए हैं और उनके फ्रैक्चर हो जाता है, कि बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है ना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बच्चे की जो बोन्स होती है या बोन्स होती है जो, वो हमारी वीक हो जाती है। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम अस्थियों का सत्व है। शरीर की इमारत यानी कि हड्डियों के ढांचे पर खड़ी न रह सके यदि यह तत्व शरीर में उपस्थित न हो। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे जो ये शरीर के हड्डियों का ढांचा है ये पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। शरीर के बीज कोषों के निर्माण एवं क्षति पूर्ति में भी, जो क्षति होती है हमारी, उसमें भी इस तत्व से बड़ी सहायता
मिलती है। और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हमें ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि लोहा, मांस से, दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी यहाँ से मिलता है। फोस्फोरस हमें दूध, दही, पनीर, सेब आदि से मिलता है, मेवों से मिलता है। ऐसे कैल्शियम हमें किन से मिलता है, यह लवण जो कैल्शियम होता है चुकंदर, सहजन, तिल और जो चोकर होता है ना, जो आटा होता है, जिस गेहूं के आटे को जिसको हम छान के फेंक देते हैं, चोकर में भी कैल्शियम होता है। अलसी की खली, शलजम, गाजर, टमाटर, पालक, नींबू, संतरा, दूध, गुड़ में और दालों में पूर्ण रूप से कैल्शियम उपस्थित होता है। ठीक है, फलों में, मेवों में। और क्या क्या रोल होता है कैल्शियम का हमारे शरीर में, शरीर के ढांचों और दांतों की बनावट में इसका विशेष प्रयोग होता है। एक तो शरीर का जो हमारा ढांचा तैयार होता है, हमारी जो बोन्स होती है वो कैल्शियम से बनती है। नेक्स्ट जो हमारा होता है, दांतों की बनावट में इसका विशेष प्रयोग होता है। फेफड़ों को क्या कर, के लाभ लिखवा दो। अच्छा, लिखिए। शरीर के ढांचे और दांतों की बनावट में इसका विशेष प्रयोग होता है। शरीर के ढांचे और दांतों शक्ति प्रदान करना भी इसका एक प्रधान काम है। ठीक है, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करना भी इसका एक प्रधान काम है। कैल्शियम की कमी होने से शरीर में कई प्रकार के रोग, अब ये तो इसके लाभ थे, ठीक है, यानी कि दांतों की बनावट में इसका विशेष प्रयोग होता है, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करता है। और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे फेफड़ों के रोग, जो दांतों के पायरिया आदि रोग, बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, अस्थि बोन्स में विकृति रोग हो जाते हैं, शरीर में अम्लता का बढ़ना, निर्बलता तथा खून की खराबी आदि क्या है, इसके कमी के कारण है। मैम दोबारा नोट कराना, कैल्शियम की कमी। अच्छा, कैल्शियम की कमी होने से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें फेफड़ों के रोग, दांतों के पायरिया, बच्चों की ग्रोथ में रुकावट, यानी कि जो बच्चों की बढ़ोतरी होती है उसमें रुकावट आ जाती है, और जो अस्थि विकृति यानी कि हमें बोन्स में विकृति आ जाती है, अस्थि विकृत रोग हो जाता है। खून की खराबी आदि मुख्य रोग हो जाते हैं इसकी कमी से, कैल्शियम की। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई स्त्री होती है, जब कोई गर्भवती स्त्री होती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उसके गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है, तो उसको भी क्या होता है, उस स्टेज में कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि वो कैल्शियम की पूर्ति के लिए अगर उसको प्रॉपर कैल्शियम ना मिले तो वो मिट्टी का डेला वगैरह
या फिर कंक्रीट, इस तरह की चीजों की तरफ आकर्षित होती है, उन्हें खाती है। यानी कि वो क्या सब शो करता है कि अब इस मतलब उस टाइम स्त्री को कैल्शियम की नीड है, आवश्यकता है, जिस टाइम वो गर्भवती होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स एक प्रकार के रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो भोजन तथा भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, है ना। फिर भी शरीर के समुचित विकास, छोटी सी मात्रा में उपस्थित होने के बाद भी शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए परम आवश्यक है। विटामिन्स को जीवन तत्व या सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। प्रत्येक विटामिन्स का शरीर में अलग अलग कार्य एवं महत्व होता है ना। विटामिन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनका अपना एक अलग रोल होता है। एक प्रकार का विटामिन अकेला शरीर के लिए बहुत कम उपयोगी होता है। यही कारण है कि हमें हर किसी प्रकार के, यानी कि उनका रोल ऐसा होता है कि छोटा छोटा रोल होता है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एक ही विटामिन लेके हमारा काम चल जाएगा। उनके छोटे छोटे रोल के कारण ही हमें सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। जल में घुलनशील का विलेयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में रखा गया है। जो विटामिन है उनको भी क्या किसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले थोड़ा सा विटामिन को और जान लेते हैं। क्या रोल होता है? देखो, कहने को कि खाद्य पदार्थों में छोटी मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन जैसे हम मानव शरीर के भीतर कुल पुर्जों को एक जलता हुआ चालू इंजन मान ले, है ना। यानी कि जो हमारा पूरा शरीर है, जो हमारे शरीर में हमारे जो पार्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, अगर उसको हम क्या मान ले? जलता हुआ इंजन मान ले। मशीन तो है ही, तो उसमें विटामिन का को कैसे देखेंगे हम? उसमें विटामिन को चिंगारियों की तरह समझना चाहिए। विटामिन खाद्य पदार्थों में उनके प्राण रूप में से स्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में जीवन शक्ति है ना, जो विटामिन होते हैं खाद्य पदार्थों में उनके प्राण रूप में स्थित होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जीवन शक्ति, इनको खाद्य पदार्थों से अलग करके रखना, पैकेटों में बांध कर रखना तथा बोतलों में सुरक्षित कर रखना एक प्रकार से असंभव ही है। मैम, क्यों? हमें कैसे पता चलेगा हमारे शरीर में विटामिन की कमी है? देखो, आपके शरीर में जब विटामिन की कमी होगी ना, तो आपको कोई ना कोई, आपका जो शरीर होगा किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा, है ना। तो फिर जब आप टेस्ट कराएंगे, आजकल आपने देखा होगा विटामिन डी की बहुत कमी होती है मैक्सिमम, क्योंकि पहले क्या होता है ना, जो घर होते थे जो ऐसे बने होते थे कि उसमें आंगन होता था। हमारे जो चूल्हे होते थे या फिर लेडीज का या जेंट्स का मैक्सिमम जो काम होता था वो ओपन में, ये नहीं कि वो अंदर चले गए, वो खुले में मतलब आते थे, अपना काम करते थे। तो उनको उनके शरीर की आवश्यकता के अनुसार विटामिन डी मिलता रहता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से हमें मिलता है, ठीक है। अब जैसे हमें क्या होता है ना, हमें हमारे ज्वाइंट्स में पेन फील हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं। फिर जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो अधिकतर जो हमारे बोन्स में जो पेन होते हैं या मसल्स पेन होता है, उसमें सबसे पहले डॉक्टर्स हमारा, चिकित्सक हमारा विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं और हमें धूप में बैठने की सलाह भी दी जाती है। तो ये जो कारण होते हैं, इनके द्वारा पता चल जाता है कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। जैसे विटामिन सी होता है, ठीक है, उससे हमारे जो टीथ होते हैं उनसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। एक स्क्रवी नामक रोग होता है, हमारे टीथ जो होते हैं ना, देखा भी होगा आपने, ब्रश भी करते हैं ना कुछ लोग, तो तब भी ब्लड आ जाता है। तो ये ऐसे इन रोगों से की पहचान से पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। हर एक विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। जैसे मैंने पीछे डिस्कस भी किया था कि जो विटामिन ए होता है उससे हमारे आंखों की रोशनी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है ना।
रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। हमें हल्का दिखाई देना लग जाता है, कम दिखाई देता है धीरे धीरे। मोतियाबिंद जैसी जो बीमारी होती है वो हमारे आईज में हो जाती है। तो इन सब से ही पता चलता है, इनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कि हमें विटामिन सी की कमी है अगर हमारे दांतों से या हमारे टीथ से ब्लड आ रहा है, और अगर हमारे हड्डियों में पेन है, बोन्स में मसल्स में पेन है, तो विटामिन डी की कमी है। तो इन सब की वजह से पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी कमी है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। है ना? तो विटामिन को ना हम आज यही अपनी क्लास को एंड करेंगे, विटामिन और अच्छे से कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी वो है, जो हमारे ये पोषक तत्व है, इनका बहुत महत्व है, इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। और